नमस्कार दोस्तों, दूरदर्शन की प्रस्तुति युवा समय में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विदेशों में शिक्षा और रोजगार के अवसर। आज का युवा विदेश में पढ़ना चाह रहा है, विदेश में पढ़ने के और काम करने के सपने देख रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे आज के हमारे मेहमान आदित्य प्रताप जी से। आपका इस शो में बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आदित्य जी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और IDUK के सचिव भी हैं। साथ ही ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भी प्रचारक प्रसारक रहे हैं। तो आदित्य जी, आपसे बातचीत करके सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि विदेश में शिक्षा, आज एक बच्चा पढ़ता है तो कई बच्चे सपने देखते हैं कि मैं विदेश में अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या अवसर हैं विदेश में शिक्षा के लिए? सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है IISAF, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनी फेडरेशन, इसका मतलब यही है जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और एलुमनी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जैसे जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, यूथ आता है, तो हम उनको सब आपस में कनेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जैसे कि अगर आपने मुझसे सवाल किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो विदेश की तरफ काफ़ी जागरूक हो रहे हैं विदेशी शिक्षा के लिए, और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो जो वर्ल्ड एक फैमिली बन चुकी है और हम लोगों को कहीं भी जाने में पहले काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर हमारा भोपाल शहर का कोई स्टूडेंट था, वो सोचता था कि हम बेंगलोर जाएं या चेन्नई जाएं, तो उनके पेरेंट्स भी सोचते थे कि काफ़ी दूर है, पर अब वो काफ़ी इजी हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो गया है, चीज़ें अच्छी हो गई हैं और कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। तो अब अगर विदेश जाने के लिए भी कोई सोचता है तो बहुत ईज़िली, अगर वो अपना मन बना लेता है, 1 साल तक मेहनत करता है, तो ईज़िली वहाँ तक पहुँच सकता है। और कई सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें इंडिया में उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो वो विदेश में जाके उनमें अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड की टॉप IT कंपनीज़ हैं, उसमें 40% जो उनके एम्प्लॉय हैं वो इंडियंस हैं। अब हमारे UK में जो NHS है, उसमें डॉक्टर्स हैं जो इंडियंस हैं। तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में देखिए तो जो इंडियंस हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लिया है। और हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन, ये भी इतना अच्छा है जो कि कभी कभी हम यहाँ पर कुछ रास्ते तलाशते हैं कि हम उस फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें सफलता नहीं मिलती, और विदेशों में जाके वो सफलता मिल जाती है। बिल्कुल, बहुत ही ठीक बात है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो आसानी से विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकें? जैसे सबसे पहले जब विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का सवाल आता है, फॉरेन एजुकेशन, तो सबसे पहले जब कोई भी छात्र या छात्रा है, स्टूडेंट्स हैं, तो अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करते हैं कि हमें विदेश जाना है, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फंडिंग, क्योंकि सबको ये लगता है कि जब हमारा बच्चा लंदन या UK, US, कनाडा कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले हमें फ़ंड की ज़रूरत है, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो अब हम आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे हमारा मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती है। UK में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम है, शिवनी स्कॉलरशिप है। तो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फुली फंडेड कोर्स होते हैं, तो उसमें पूरा स्पॉन्सर गवर्नमेंट करती है। जैसे मध्य प्रदेश के भी मैं कई स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और एग्ज़ाम क्रैक किया, तो उनको MP गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया। और अगर MP गवर्नमेंट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली कई सारे स्कॉलरशिप हैं। आप जैसे आज की डेट में तो जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूट्यूब, गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, आप अप्लाई करिए स्कॉलरशिप के लिए, तो ईज़िली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि शुरुआती प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं, तो जो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर,
इनके अंदर भी इनके जो प्रोफेसर्स हैं स्टूडेंट्स के, या इनके जो एलुमनाई रहे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं विदेशों में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी IASAF, तो इससे भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में इनिशियल जो प्रोसेस होता है, एक छोटा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो IELTS का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो इंग्लिश का क्राइटेरिया होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी से LOR और ये सब चीज़ें बना के आप उसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने फंडिंग की बात की और बताया कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो अब आपसे ये समझना चाहूँगी कि जैसे रोज़गार है, तो रोज़गार में क्या अवसर मिल सकते हैं विदेश में? जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंडिया के अंदर एक कल्चर है, जब हमारा अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि PhD जब कंप्लीट हो जाती है, फिर हम सोचते हैं जॉब करेंगे या कहीं काम करने का मन बनाते हैं। पर जैसे विदेश में जैसे ही स्टूडेंट जाते हैं इंटरनेशनल स्टडी के लिए, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब चीज़ें, तो जो भी एक्सपेंसेस निकालने होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं। तो धीरे धीरे जो वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, कई जगह पर जैसे इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप करते साथ साथ तो कई कंपनीज़ होती हैं, उनको लगता है कि हमारे जो इंटर्न्स हैं ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली वो स्पॉन्सर भी कर लेते हैं, और आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। और जैसे कि ज़रूरी ही नहीं है कि आप ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए आप गए थे तो ही आपको कोई कंपनी हायर करेगी। आज आप देखेंगे जो IT कंपनीज़ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, KPMG, टाटा भी हैं, और भी जो कंपनीज़ हैं, उनमें यहाँ पर जिनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, वो भी रोज़गार के लिए वहाँ जा रहे हैं और कंपनियाँ बुला रहे हैं। तो रोज़गार के अवसर काफ़ी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के पास ही सबसे ज़्यादा यूथ है, और यूथ एजुकेटेड है। तो बाकी जो भी देश हैं तो सबकी नज़र होती है कि हम इंडिया का जो यूथ है उसको कैसे हायर करें, क्योंकि हम इंडियंस काफ़ी मेहनती भी होते हैं, और हमारे पास जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इससे कंपनीज़ को लगता है कि डिसिप्लिन मिलेगा हमारे यहाँ। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में भारतीय लोगों की डिमांड है। अब एकदम शुरुआत से आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए खासकर कि अगर विदेश जाना है तो क्या-क्या ऐसे दस्तावेज़ हैं, जैसे वीज़ा हो गया, पासपोर्ट, और क्या ऐसे मुख्य दस्तावेज़ हैं और किस तरीके से तैयार करने चाहिए उन्हें, ताकि जी। जैसे अगर आपने मन बनाया कि मुझे विदेश जाना है ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले तो हमें एक चार्ट बनाना चाहिए, एक कंट्री को फिगर आउट करना चाहिए। मुझे न्यूजीलैंड जाना है, USA जाना है, कनाडा जाना है, किसी भी कंट्री में जाना। जब आप उसका चार्ट बनाएंगे तो फिर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे। सपोज़ आपको UK जाना है तो आप UK के बारे में रिसर्च करेंगे। तो आप फिर आप अपना चेक करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंग्लिश का कितना IELTS में बैंड चाहिए, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, तो उसके बेसिस पर आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम की। और जो IELTS का एग्ज़ाम होता है, भोपाल में भी होता है, इंदौर में भी होता है, और इंडिया के हर स्टेट्स में होता है, और हर मंथ होता है, तो आप कभी भी इसमें अपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे ये आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। सपोज़ आपको UK के अंदर अप्लाई करना है, UK के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप सपोज़ आपने सोचा आपको MBA करने के लिए UK जाना है, आप UK की 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका मन हुआ आपको नहीं जाना है तो आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जैसे UK में तो फिर सिर्फ उसमें जाना है तो उसी के लिए अप्लाई करेंगे। आप कैम्ब्रिज में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप UCL में भी, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए। फिर आप उनको फिगर आउट कीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपका जो अंडर ग्रेजुएशन है या आपने जो स्कूलिंग की है, आपका फ्यूचर क्या है, उसके बेसिस पर आप उसको फिगर आउट करके आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। फिर आप चेक करिए कि किस कोर्स में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या चीज़ें हैं,
तो आपको ये जो धीरे धीरे जो आप पूरा चार्ट बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर इसके बाद जो आपको यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सबसे पहले एक कंडीशनल लेटर भेजते हैं, अनकंडीशनल लेटर, तो आपका एक्सेप्ट होता है जो भी आपने एप्लीकेशन किया है एडमिशन के लिए। फिर इसके बाद जब आपका जो फ़ीस वगैरह का जो सिस्टम होता है, आपको जो फ़ीस पे करनी है स्टार्टिंग में कुछ परसेंटेज फ़ीस पे करनी होती है, 10 to 15%। तो उसके बाद आपको एक कैश लेटर आता है, कास्ट लेटर, उसके बेसिस पर आपको जो BFS के हेल्प से वीज़ा अप्लाई करना होता है। और वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, उसको भी आप घर पर बैठ के कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसको अप्लाई करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ गूगल और यूट्यूब आप उसको भी कर सकते हैं। तो आपको एक बार वो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये विद इन अ मंथ आपका वीज़ा घर पर आ जाता है और आप इजीली जा सकते हैं। तो प्रोसेस इजी है, पर एक गाइडेंस एक सही तरीके से अगर उसको समझा दिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है वो। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि बिना एजेंट्स, क्योंकि अक्सर लोग अपने सपनों को इसीलिए दबा लेते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो जैसा आपने बताया कि उसमें पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि कोर्सेज़ बहुत सारे ऑफ़र करती हैं यूनिवर्सिटीज़ विदेश में, तो आप ऐसे कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता सकते हैं जो भारत में नहीं हैं और ख़ास तौर पर विदेश में ही पाई जाती हैं, और उन कोर्सेज़ को करने का क्या फ़ायदा हो मिल सकता है एक युवा को? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडिया के ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है मैक्सिमम, जो मेरा मानना है जहाँ तक मैंने देखा है, जो कोर्स इंडिया में अवेलेबल ना हो। पर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जिससे जो विदेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ से ख़राब है या हमें और अच्छा। जब हम इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने जाते हैं, सपोज़ आप अगर लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको सारे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के, आपको टर्किश भी मिलेंगे, आपको अमेरिकन भी मिलेंगे, अफ्रीकन भी मिलेंगे। तब आपको अलग अलग कंट्रीज़ के जो यूथ और आपके जो बैचमेट्स होते हैं, तो आपको ये लोग मिलते हैं तो हर तरह के अलग अलग आइडियाज़ भी आते हैं, आपके इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं। आपको पता चलता है कि हम अब तक इंडिया में थे, हमें ये लगता था ये दुनिया है, हम लोग इतने हैं, पर जब हम बाहर निकले तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी दुनिया है। फिर एक टाइम के बाद आपको जो वर्ल्ड है वो छोटा सा लगने लगता है। और आप सपोज़ आप कोई बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हैं या आप किसी कंपनी में भी हैं, तो आपको इन केस आपको इंटरनेशनली एक्सपेंड करना है, तो आप के जो यूनिवर्सिटीज़ में आप कहीं जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं उनकी हेल्प से आप उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और आपको काफ़ी कल्चर्स भी मिलते हैं देखने को। जैसे कई बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उनका कल्चर काफ़ी अच्छा है जो हमें पता नहीं। जब हम उस कंट्री के लोगों से मिलते हैं तो उनका कल्चर भी हमें पता चलता है और हम उनसे काफ़ी चीज़ें भी सीखते हैं। और जब हम अपने कंट्री भी लौट के आते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों पर। बिल्कुल, मल्टीकल्चरल और लर्निंग के बारे में आपने बताया कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। बात बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे शो युवा समय में। तो आदित्य जी, अब आप खुद एक युवा हैं और आप हज़ारों युवाओं की मदद कर रहे हैं, तो आपके काम को थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से वहाँ विदेश में, लंदन, इंडिया से हज़ारों मील दूर युवाओं की मदद कर रहे हैं। जैसे मैं भी एज अ स्टूडेंट गया था यूके, तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्टूडेंट लाइफ में, या कि आप देखेंगे जो कि आप फर्स्ट टाइम अगर अपना शहर या देश छोड़ के जाते हैं तो आपको भी एक डर होता है कि हम वहाँ कैसे सेटल होंगे। जब मैं लंदन गया था, यूके गया था, तो मैं भी सिर्फ एक या दो लोगों को जानता था, तो मुझे भी लगता था कि मैं यहाँ कैसे सेटल हो पाऊँगा। फिर मैंने भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि मुझे किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और किन चीज़ों का। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है IASF, उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। तो फिर हम लोगों ने जो चीज़ें देखी, तो मैंने और मेरे साथ जो मेरे कलीग थे, दोस्तों ने, हमने मिलके इसको फाउंड किया। और जैसे जो स्टार्टिंग में ही जो स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, सपोज़ जो इंडिया से जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ
स्टूडेंट्स को या कुछ इंडियंस को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे लोग जो होते हैं उनके लिए 80% इंडियंस के लिए फर्स्ट ट्रैवल होता है। तो हम कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट से लेके आपको घर तक पहुंचना या घर ढूंढना, गारंटर ना मिलना। तो जैसे मेरे पास कई सारे फ़ोन्स आते हैं या मैसेज आते हैं, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूके, तो उनको घर नहीं मिल रहा है या उनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनको एरिया समझ में नहीं आ रहा है। उनकी यूनिवर्सिटी वेस्ट लंदन में है पर उनको एग्जैक्ट नहीं पता कि वेस्ट लंदन कहाँ है और उनका जो एकोमोडेशन है वो साउथ लंदन में है, कैसे उसको ट्रैवल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमारी जो टीम है हम लोग इनको गाइड करते हैं। और स्पेशली फॉर जैसे हमारा कई कंपनी से हम टाई अप है तो उनको स्टाफ की ज़रूरत होती है या कुछ एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो हमसे जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हम उनको रिकमेंड करते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब और ऑल। जैसे अभी रिसेंटली KPMG जो IT कंपनी है उसमें ही एक मेरे फ्रेंड हैं, तो वो उसमें जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला उसमें काफ़ी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो आप कोई रिकमेंड कीजिए, कोई स्टूडेंट है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों की लिस्ट भेजी उनको। तो इस लास्ट वीक ही एक श्रीमोई नाग है जो कोलकाता से, उनको 36,000 पाउंड का पैकेज लगा है। तो ये जैसे हम लोग हेल्प करते रहते हैं, हम कल्चरल इवेंट्स कराते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली नवंबर में भी एक प्रोग्राम कराया था, स्टूडेंट मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आए, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो इन लोगों को भी काफ़ी कनेक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है, तो इससे धीरे धीरे सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंडिया से बाहर जैसे ही जाते हैं तो ना हमारे रिलेटिव्स हैं या ना कोई घर फैमिली मेम्बर हैं या जो भी हैं दोस्त रहते हैं, और इंडियंस भी कम हैं। तो एक घर से दूर होने के कारण काफ़ी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी आ जाती है, क्योंकि विंटर्स में काफ़ी जल्दी रात हो जाती है और काफ़ी स्टूडेंट्स भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम लोग इनको भी गाइड करते हैं, हम सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, होली, दिवाली, इस बहाने हम सब लोग मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर हम जो फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे उनको हम यूके में अच्छे से कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, और इससे अब तक काफ़ी लोगों की हेल्प हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश के भी कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, जैसे उनको एकोमोडेशन से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घर ढूंढना। एक्चुअली घर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, इसलिए है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप यूके पहुंचते हैं तो आपके पास कोई गारंटर नहीं होता है, आपके पास पे स्लिप नहीं होती है, तो आपको घर मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी भी काफ़ी जो हमारा है IISAF, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई फेडरेशन, तो इसमें हमारे एलुमनाई भी जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी 10 साल पहले आए थे और वो सेटल हो चुके हैं। तो उनकी हेल्प से हम लोगों के लिए गारंटर भी अवेलेबल कराते हैं, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल, मैं इस काम को बहुत ही नेक काम की श्रेणी में मानूँगी, बिकॉज़ जब एक भारतीय निकलता है तो मैं उस घबराहट को महसूस कर सकती हूँ, और सिर्फ़ उसी की घबराहट नहीं, उसके परिवारजनों के लिए भी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। और ऐसे में अगर उन्हें ये पता हो कि कोई अपना विदेश में है, तो उनके लिए बहुत ही सुकून की बात हो जाएगी। तो लाज़मी है, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी एसोसिएशन से कैसे जुड़ सकते हैं? आपकी जो फेडरेशन है, जो नए बच्चे विदेश जाते हैं, वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? कुछ हाँ, जो आप हमारे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप जुड़ सकते हैं। आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, आप हमारा जो गूगल फॉर्म है उसको भी फिल कर सकते हैं। और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो जो हमारी टीम है उनके, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में है। हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। जैसे सपोज़ आप यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में जाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हमारी टीम है, आप उससे उसको कांटेक्ट करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहे हैं तो क्या जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो आप उनको बताएंगे, तो वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, गूगल, आप जुड़ सकते हैं उससे। और जो शुरुआती टाइम में क्या होता है, जो हमें पता नहीं होता है कि हम जुड़ें कैसे और कैसे कांटेक्ट करें, तो आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल ऑफिस भी होता है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसकी हेल्प से भी आप जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही जानकारीपूर्ण बातचीत चल रही है, तो ब्रेक के बाद ज़रूर लौट कर आइए। तो आदित्य जी, अब हम बात करते हैं, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि आप ऋषि सुनक के भी करीबी रहे हैं और उनके लिए आपने, उनकी जीत में आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ज़ोर शोर से कैंपेनिंग करी है। तो आपका वो अनुभव जानना चाहते हैं, फ्रॉम कैंपेनिंग से इलेक्शन से लेकर जीत के जश्न तक, किस तरीके से आपने भूमिका निभाई। जो ऋषि सुनक जी आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। जब ऋषि सुनक जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे यूके के, कोरोना के टाइम पर काफ़ी सिचुएशंस भी ख़राब थी यूके के अंदर। सिर्फ इकलौते वही जो मिनिस्टर थे जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आके काम किया, और जो भी पूरा ब्रिटेन है, इंग्लैंड की पूरी जनता ने उसको सराहा। और उनके काम से ना सिर्फ बिजनेसमैन्स को या जो भी गवर्नमेंट जॉब में उनको फ़ायदा, हर व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हुआ और हर किसी को फ़ायदा हुआ। जैसे कि उन्होंने एक फर्लो स्कीम भी लेके आया जिससे बिजनेसमैन्स को भी उन्होंने लोन दिया, और काफ़ी लोगों को जो काम नहीं कर रहे थे, घर में थे, उनको भी सैलरीज दी। तो ऐसे ऐसे करके ऋषि सुनक जी का जो काम था उसको देख के हम सब लोग प्रभावित हुए। फिर कुछ कारणवश ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, और फिर लिज ट्रस और ऋषि सुनक जी के बीच में फ़ाइट शुरू हुई। हम सब लोग इंडियन डायस्पोरा से आते हैं, तो हम लोगों की भी मुलाकात हुई, और अक्सर हम मिलते भी रहते थे ऋषि सुनक जी से, जैसे कल्चरल फेस्टिवल्स में या कुछ, क्योंकि उनका इंडियन कल्चर के प्रति काफ़ी लगाव है। तो इस वजह मैं आपको एक चीज़ और बीच में बताना चाहता हूँ। जो अफ्रीका से माइग्रेट हुए हैं यूके यूएस, जो हम 200 साल पहले भी इंडिया छोड़ के चले गए थे, किसी भी वजह से, बिजनेस की वजह से या जो भी, उनके अंदर इंडियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। उसी में से ऋषि सुनक आते हैं। तो उनको हम जब देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो इंडियन कल्चर है वो किसी और के अंदर नहीं है, जो हम लोगों के अंदर भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोगों की मुलाकात होती रही। फिर हम लोगों ने टीम बनाई, मेरी भी स्टूडेंट्स की टीम थी। ऋषि सुनक जी ने मुझे बोला कि आप लोग काम कीजिए, हम लोग फिर आप स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लाएंगे, और यूके के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसको भी, महंगाई को भी कम करेंगे। जब मेरी ऋषि सुनक जी से एक बार डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे एक चीज़ ये बताई, आप स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, आप पार्टी के लिए काम कीजिए, हम आपके लिए भी, इसके जैसे हम गवर्नमेंट में आएंगे आपके लिए काम करेंगे, हम 2 वे चैनल चलाएंगे, जिससे कि अब तक तो जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं यूके पढ़ने के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स एवरी आ रहा है, लास्ट ईयर 93,000 स्टूडेंट्स गए पढ़ने के लिए, पर हम ऐसा चैनल चलाएंगे जिससे कि यूके के स्टूडेंट्स भी इंडिया पढ़ने आएंगे। उससे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, या जो इंडिया के अंदर जो एक माहौल है, जो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करते हैं या कुछ चीज़ें, तो जब यहाँ के लोगों को वो देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ की भी बहुत अच्छी हैं, जो ब्रिटिश कल्चर की, जो इंडिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जब दोनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स और लोग आएंगे जाएंगे तो यहाँ के रिलेशन भी काफ़ी मजबूत होंगे। तो ये जो कुछ बातें थी जो उन्होंने मुझे भी प्रभावित किया, और हमारी जो काफ़ी बड़ी टीम थी, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और पूरे टाइम हस्टिंग में साथ रहे, और फाइनली रिज़ल्ट हमारे सामने है और ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि ऋषि सुनक जी वहाँ ब्रिटेन में बैठकर पूजा कर कर घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को इतना संजोए हुए हैं। अब हम आपसे ये समझना चाहते हैं आदित्य जी कि आप हाल ही में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों का नेतृत्व करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश लेकर पहुँचे थे। तो आपके उस अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, और उससे आप क्या भविष्य देखते हैं, और क्या आप आपके मकसद में कामयाब हुए? जैसे हम लोगों को पता चला, इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, इंदौर में, तो हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था जो कि मध्य प्रदेश ने इसको होस्ट किया, और कोरोना की वजह से अभी वो वर्चुअली हुआ था। तो
हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे इंडिया आने के लिए। तो फिर हम लोगों को विद हाई कमीशन ने इन्फॉर्मेशन दी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो भी यूके आया, उन्होंने भी हमें इनवाइट किया। तो मैंने भी अपने जो भी इंडियन डायस्पोरा के लोग थे उनको बोला आप सब लोग मेरे साथ चलिए एमपी को देख कर आइए, क्योंकि एमपी के अंदर टूरिज़्म काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मेरे साथ मैंने जो लंदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी, उनको भी बोला, हम लोग साथ ही आए। और हम लोग जब इंदौर आए तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी व्यवस्थाएं थी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी काफ़ी अच्छी थी। और हम लोगों ने काफ़ी जो एमपी के लोग थे जो ओवरसीज़ डायस्पोरा के मेंबर हैं, जापान, यूएई और कहीं किसी भी कंट्री के, हम सब लोग मिले आपस में और हम लोगों ने बिजनेस आइडियाज़ भी शेयर किए। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने 8th 9th 10th जनवरी का जो सेशन अटेंड किया, उससे भी काफ़ी चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता थी मध्य प्रदेश के बारे में या जो भी चीज़ें थी वो भी हमें पता चली। और जिससे कि हम लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट आया कि मध्य प्रदेश इतना ग्रो कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, हम भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे ज़रूरी चीज़ें। तो मैंने भी सोचा है मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इंस्टीट्यूट बनाऊंगा या कुछ हॉस्पिटल में बनाने की कोशिश करूँगा। जब मुझसे वीरेंद्र शर्मा जी ने पूछा, जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम सब लोग थे यूके के, आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर मुझे वीरेंद्र शर्मा जी ने भी सजेशन दिया आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ एक स्कूल और एक हॉस्पिटल ज़रूर बनाइए। अच्छा, तो बस अब हम अंत की तरफ पहुंच गए हैं, तो जाते जाते एकदम छोटे में आप कोई संदेश दे दें युवा को, तो एक लाइन में। मैं युवाओं को बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप मेहनत करिए और मेहनत के साथ साथ पेशेंस रखिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। और आप ये देखिए कि जो इंडिया के अंदर जो यूथ है वो इतना ज़्यादा है, पूरा वर्ल्ड इंडिया की सराहना करता है। हम अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी बैठते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, तो हर व्यक्ति यही बात करता है कि जो इंडिया के अंदर यूथ हैं और जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है यूथ, वो आने वाले 10 साल के बाद बहुत आगे जाने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो देखा दोस्तों, एक भारत से तो भारतीय निकल सकता है, लेकिन एक भारतीय से भारत नहीं निकल सकता। हमारे देश की संस्कृति, धरोहर और हमारे संस्कार हैं ही इतने गहरे। हम लोग कई बार ये साबित करते हैं कि हम देश के किसी भी कोने में हो, एक अपनेपन के भाव से एक दूसरे का सहयोग करने में कार्यरत रहते हैं। आपका इस शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।